माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण। तो प्रस्तावना संविधान के अधीन आसक्त आश्वस्त गारंटीकृत एवं मान्यता प्राप्त माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ ही माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया। महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। तो बालक बालक के अंतर्गत पुत्र पुत्री पौत्र एवं पौत्री शामिल है, किंतु इसमें कोई अवयस्क शामिल नहीं है, अवयस्क नहीं है। फिर अवयस्क कौन है? ऐसा व्यक्ति शामिल है जिनके बारे में भारतीय वयस्कता, तो अवयस्क किसे है? ऐसा व्यक्ति शामिल है जिनके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अधीन यह समझा जाता है कि उसने वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है। फिर भरण पोषण से क्या आशय है? तो मेंटेनेंस, भरण पोषण में आहार, वस्त्र, निवास एवं चिकित्सीय सेवा जैसे कि स्वास्थ्य देखरेख, उपचार और चिकित्सीय परिचर्या उपलब्ध कराना शामिल है, जो गरिमापूर्ण जीवन के लिए जरूरी है। फिर माता पिता क्या है? तो माता पिता शामिल है, चाहे वे दत्तक हों, सौतेले हों, चाहे वे वरिष्ठ नागरिक हों या चाहे नहीं हों। अंतर्गत सास ससुर दादा दादी भी शामिल हैं। फिर वरिष्ठ नागरिक कौन है? वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसने 60 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर ली है। फिर संपत्ति संपत्ति में चल अचल पैतृक और स्वयं अर्जित मूर्त अमूर्त संपत्ति, इसमें इसमें जुड़ा अधिकार शामिल है एवं इनमें जुड़े अधिकार शामिल है। फिर नातेदार निसंतान वरिष्ठ नागरिक का कोई भी विधिक वारिस जो अवयस्क नहीं है एवं उसकी मृत्यु के पश्चात संपत्ति विरासत में प्राप्त करेगा। फिर नातेदार हो गया। फिर कल्याण से क्या आशय है? तो कल्याण से वरिष्ठ नागरिकों के आहार, स्वास्थ्य देखरेख, आमोद प्रमोद के केंद्र और अन्य सुख सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है, शारीरिक मानसिक दुरुस्ती के लिए। फिर माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण, तो इससे क्या है? कोई वरिष्ठ नागरिक जिसमें जिसमें माता पिता भी शामिल हों, जो समय के अर्जन से या संपत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वे एक या अधिक बालकों के विरुद्ध आवेदन करने के हकदार होंगे। फिर कोई निसंतान वरिष्ठ नागरिक ऐसा आवेदन अपने नातेदार के विरुद्ध कर सकते हैं। और भरण पोषण के लिए कोई भी आवेदन माता पिता, वरिष्ठ नागरिक, इनके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति कर सकेंगे। अधिकरण स्वयं प्रेरणा से भी संज्ञान ले सकेंगे। फिर न्यायिक प्रक्रिया क्या है इसमें? तो अधिकरण सभी साक्ष्यों पर विचार करते हुए भरण पोषण हेतु अंतिम या अंतरिम आदेश देने में समन जारी कर सकता है। फिर आदेश में भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते की राशि तय की जा सकती है, जिसे तय करते समय बालक नातेदार की आय पर विचार किया जाएगा। अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह। फिर भरण पोषण की रकम आदेश देने के 30 दिन तक दी जानी आवश्यक है। अंततः भरण पोषण की रकम में ब्याज 5% से 13% प्रदान करने का आदेश दिया जा सकता है। फिर है भरण पोषण अधिकार का गठन, भरण पोषण अधिकरण का गठन। तो प्रत्येक उपखंड में राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना देते हुए प्रत्येक उपखंड पर एक या एक से अधिक ऐसे अधिकरण का गठन करती है, जो भरण पोषण के आदेश के क्रियान्वयन पर निरीक्षण रखते हैं। फिर धारा 7 में एसडीएम बनाया है इसका। तो राज्य सरकार अधिकरण को आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण धारा 15 का गठन करने के लिए अधिकृत है। तो राज्य सरकार भरण पोषण अधिकरण के रूप में एक या एक से अधिक अधिकारियों को नियुक्त किया जा सकता है। इसमें जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी होगा, डीएम, और कम से कम एक। फिर और अपील की जा सकेगी 60 दिन में, ये धारा 18 में। फिर वृद्धाश्रमों की स्थापना प्रत्येक जिले में एक, जितने आवश्यक समझे उतने, जिनमें न्यूनतम 150 ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की आवासीय सुविधा दी जाएगी जो निर्धन है।
फिर निर्धन में ऐसा कोई वरिष्ठ नागरिक शामिल है जिसके पास स्वयं के भरण पोषण के लिए उतने पर्याप्त साधन नहीं है जितने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हो। फिर वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सीय देखरेख के प्रावधान। तो राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकारी अस्पताल, सरकारी वित्त पोषित अस्पताल सभी वरिष्ठ नागरिकों को यथासंभव बिस्तर उपलब्ध कराएं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक पंक्ति की व्यवस्था करें। वृद्धावस्था के रोगों के संबंध में अनुसंधान क्रियाकलापों का विस्तार किया जाएगा। फिर जुर्माने व सजा के प्रावधान। जो कोई जिसके पास वरिष्ठ नागरिक की देख रेख सुरक्षा है, ऐसे वरिष्ठ नागरिक को किसी स्थान में पूर्ण परित्याग हेतु छोड़ेगा तो वह 3 माह के कारावास अथवा 5,000 रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडनीय होगा। अपराध जमानतीय होगा। फिर प्रावधान। तो प्रावधान क्या है इसमें? तो मूल में क्या थे और संशोधित में क्या है? तो बालक। तो मूल में तो बालक था पुत्र पुत्री, पौत्र पौत्री और अवयस्क को छोड़ के, पर संशोधित में सौतेला, दत्तक बालक, पुत्र वधू, इनके कानूनी प्रतिनिधि, दामाद, अवयस्क अवयस्क के विधिक संरक्षक, ये भी हैं अवयस्क के विधिक संरक्षक, तो ये सब बालक हैं। सौतेला, दत्तक बालक, पुत्रवधू और इनके कानूनी प्रतिनिधि, दामाद और अवयस्क के विधिक संरक्षक। फिर नातेदार। नातेदार में कौन है? नाबालिगों को शामिल किया गया जिनका संरक्षण एवं प्रतिनिधित्व कानूनी संरक्षण द्वारा किया जाएगा। फिर माता पिता। माता पिता में सास ससुर, दादा दादी, नाना नानी भी शामिल है। फिर कल्याण। कल्याण में कौन है? शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सुविधाएं। फिर भरण पोषण के लिए क्या क्या है? तो पहले थी 10,000 मैक्सिमम और 30 दिन के अंदर देना होता था, पर राशि तय करते समय माता पिता एवं बालकों की आय देखी जाएगी और 15 दिन के भीतर देय होगा ये वाला। और अपील। अपील केवल माता पिता व वरिष्ठ नागरिक कर सकते थे, परंतु अब बालक व नातेदार भी कर सकते हैं। और जुर्माना एवं दंड। तो 3 माह और 5,000 रुपये था, जो कि अब हो गया है 3,000 से 6 माह, 3 माह से 6 माह और 10,000 रुपये दंड। फिर उत्पीड़न के लिए कोई प्रावधान नहीं था, पर अब हो गया है 10,000 रुपये का जुर्माना और 3 से 6 माह कारावास, और निजी अस्पताल भी खोले गए इनके लिए। फिर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। तो काश्तकारों को जमींदारी जागीरदारी प्रथाओं से मुक्ति, एकीकृत राज्य के लिए एक रूप विधि, मध्यस्थों के प्रभाव का उन्मूलन हेतु 15 अक्टूबर 1955 को लागू किया गया, जिसके प्रमुख लक्षण: पहला, एक रूप कानून संपूर्ण राजस्थान पर लागू हो। फिर राज्य की हैसियत भूमिधारी की है, राज्य की समस्त भूमि का स्वामी, राज्य ही समस्त भूमि का स्वामी है। फिर काश्तकारों के प्राथमिक अधिकारों का वर्णन है इसमें। फिर काश्तकारों की अवैधानिक बेदखली के विरुद्ध यह विधि संरक्षण प्रदान करती है। और पिछड़े वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। SC ST वर्ग की भूमि के अन्य वर्गों के पक्ष में किए गए स्थानांतरण पर रोक है। फिर महत्वपूर्ण परिभाषा है भूमि। भूमि से आशय उस भूमि से जो कृषि एवं कृषि के अधीन सहायक क्रियाओं हेतु पट्टे पर दी गई है, और परंतु इसमें आबादी भूमि शामिल नहीं है। फिर गोचर, ऐसी भूमि जो गांव के मवेशियों को चराने के काम आती है, एवं वह भूमि जिसे अधिनियम में गोचर भूमि बताया गया है। फिर उपवन भूमि कौन सी है? तो वह भूमि जिस पर वृक्ष इतनी संख्या में लगे हों जो भूमि को कृषि उपयोग हेतु रोकते हों। फिर अधिवासित भूमि क्या है? तो ऐसी भूमि जो किसी आसामी को किराए पर दी गई है एवं उसके कब्जे में है, परंतु इसमें अतिक्रमण की भूमि शामिल नहीं है। फिर आसामी, वह व्यक्ति जो लगान देता है आसामी कहलाता है, जिसमें ग्राम सेवक, सह उप आसामी, उपवनधारी, खुदकस्त आसामी, अजमेर क्षेत्र के परंपरागत आसामी, आबू क्षेत्र के स्थायी आसामी शामिल हैं। फिर कृषि वर्ष, 1 जुलाई से 30 जून तक की अवधि तक समाप्त होने वाले वर्ष को कृषि वर्ष कहा जाता है। फिर काश्तकार कौन है? तो वह व्यक्ति जो कृषि एवं अधीन क्रियाओं से स्वयं या नौकरों के माध्यम से की गई हो अपने जीवन का निर्वहन करता है। तो व्यक्ति जो कृषि एवं अधीन क्रियाओं से जो स्वयं या नौकरों के माध्यम से की गई है अपने जीवन का निर्वहन करता है। फिर शायर कौन है? शायर में वह सब सम्मिलित हैं जो कुछ पट्टेधारी के द्वारा पट्टे में प्राप्त अधिवासित भूमि के निश्चित उपयोग के बदले भुगतान किया जाता है। धारा 537 में दी हुई है शायर। फिर नाल बाट क्या है? तो किसी कुएं के स्वामी को कुएं के पानी के उपयोग के बदले एक मुश्त या फिर किस्तों में किए गए भुगतान से है।
ये धारा 547 में दी हुई है। फिर कास्ट, कास्ट क्या है? कास्ट में शामिल हैं कृषि एवं कृषि के अधीन सहायक क्रियाएं जैसे वानिकी, पशुपालन, मछली पालन आदि। फिर ठेका इजारा क्या है? लगान में वसूली हेतु ठेका क्रमांक ही इजारा ठेका कहलाता है। लगान की वसूली हेतु पट्टा क्रमांक, सॉरी, तो लगान की वसूली हेतु पट्टा क्रमांक ही इजारा या ठेका कहलाता है। फिर विस्वेदार कौन है? ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य के किसी भाग में विस्वेदार के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसमें अजमेर क्षेत्र का खेवटदार भी शामिल है। फिर भूमिहीन व्यक्ति, तो एक व्यावसायिक कृषक जो स्वयं कृषि करता है परंतु जिसके पास स्वयं के नाम से या संयुक्त कुटुंब के नाम से कोई भूमि नहीं है। फिर काश्तकारों के वर्ग बताए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो खातेदार अभिधारी, प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय से भूमि की ग्रहण करने हेतु अधिकृत है तथा प्रत्येक उस कार्य के लिए उत्तरदायी है जो उस पर देय है, वह है खातेदार अभिधारी। फिर खुद कास्त, तो स्वयं कास्त की गई भूमि से इसका मतलब है वह अधिकारी अभिधारी जिसे अधिनियम के पश्चात राज्य के किसी भाग में भूमि पट्टे पर प्राप्त हुई है। फिर मालिक, तो प्रत्येक जमींदार जिसकी भूमि राज्य के अधीन है वह मालिक है। जमींदारी उन्मूलन एक्ट 1959 के तहत। फिर गैर खातेदार अभिधारी, तो वह अभिधारी जो खातेदारी अभिधारी, खुदकस्त अभिधारी या मालिक नहीं है, गैर खातेदार अभिधारी कहलाता है। फिर काश्तकारों के प्राथमिक अधिकार, तो लिखित पट्टे को प्राप्त करने का अधिकार, पट्टे को पंजीकृत कराने का अधिकार, स्वयं के निवास हेतु मकान बनाने का अधिकार, अवैधानिक बेदखली के विरुद्ध न्यायिक संरक्षण का अधिकार, न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा भूमि की जब्ती अथवा विक्रय के आदेश पर रोक लगवाने का अधिकार। फिर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि में काश्तकारी हितों का उद्भव नहीं हो सकता? तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित भूमि पर काश्तकारी अधिकारों की मांग नहीं की जा सकती। पहली, गोचर भूमि, सार्वजनिक हित की भूमि और सरकारी वन भूमि, रेलवे की भूमि, सैन्य छावनी, खेल का मैदान व शिक्षण संस्थान, नदी तल तालाब की भूमि, सिंगाड़े की लिए जो संभव है। तो नदी तले एवं तालाब की भूमि, जो सिंगाड़े की खेती जहाँ संभव है। फिर ऐसी भूमि जहाँ आसपास के गांव के पेयजल की व्यवस्था के लिए छोड़ दी गई है, यह अधिकार क्षेत्र कलेक्टर का है। फिर भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? तो भूमि सुधार से तात्पर्य निम्नलिखित कार्यों से, ऐसा कोई भी कार्य जिसमें भूमि के मूल्य में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई हो, जिससे भूमि के मूल्य में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई हो, स्वयं के निवास हेतु मकान बनाना, भूमि की सफाई करना, समतल कराना, घेरा बांधना, भूमि को ऊंचा करना। फिर कृषि संबंधी प्रयोजनों हेतु पानी के संग्रहण अथवा वितरण के लिए कुएं, तालाबों का निर्माण करना अथवा बाढ़ से मिट्टी की कटाई से रक्षा साधनों का निर्माण करना, उपयुक्त सभी कार्यों का नवीनीकरण। फिर नामांतरण की मरम्मत, अस्थायी नाले कुएं का निर्माण, भू सुधार नहीं माने गई भू सुधार नहीं माने जाएंगे। तो नाम मात्र की मरम्मत और अस्थायी नाले कुएं का निर्माण भू सुधार नहीं माने जाएंगे। निश्चित परिस्थितियों में भू सुधार हेतु मुआवजा भी प्रदान किया जाता है। यदि सार्वजनिक हित के लिए उचित हो तो सरकार भू सुधार के कार्य पर रोक भी लगा सकती है। फिर मुआवजे के निर्धारण से पूर्व निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। तो सुधार कार्य की लागत एवं समय, फिर मजदूरी का भुगतान एवं सामग्री का मूल्य, सुधार कार्य के दौरान सरकार द्वारा की गई सहायता और अन्य बात जो निर्धारित की गई है। फिर काश्तकारी का समर्पण या अवसान या परित्याग, तो काश्तकारी का समर्पण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई अभिधारी पट्टे पर प्राप्त भूमि पर स्वयं का कब्जा छोड़ देता है तो इसे काश्तकारी का समर्पण कहते हैं। जिसके लिए समर्पण पत्र का लिखित होना आवश्यक है, जिसका प्रमाणन तहसीलदार अथवा नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। फिर है काश्तकारी का परित्याग, तो काश्तकारी का परित्याग निम्नलिखित दशाओं में काश्तकारी का परित्याग माना जाता है यदि अभिधारी भूमि पर कृषि करना बंद कर दे, किसी ऐसी भूमि को नामित ना करे, किसी ऐसे व्यक्ति को नामित ना करे जो लगान चुकाए, फिर भूमिधारी को इस आशय का लिखित नोटिस ना दे। फिर काश्तकारी का अवसान, तो काश्तकारी का अवसान कब होता है? इससे अभिप्राय काश्तकारी की पूर्ण समाप्ति से है, जिसकी निम्नलिखित दशाएं होती हैं। यह है पहले काश्तकारी का समर्पण एवं परित्याग,
भूमि के आवंटन को रद्द किए जाने पर, निर्धारित अवधि तक पट्टे का नवीनीकरण न करने पर, वैधानिक बेदखली पर, भूमि का विक्रय दान पर, फिर यदि अभिधारी विधि अमान्य तरीके से विदेश में बच जाए, यदि अभिधारी उत्तराधिकारी छोड़े बगैर मर जाए। फिर काश्तकार बेदखली के अधिकार, काश्तकार में केवल विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर बेदखल किया जा सकता है, जिसकी निम्नलिखित परिस्थितियां हैं। पहला, बकाया लगान की वसूली हेतु। दूसरी, पट्टे की अवधि समाप्ति होने एवं निर्धारित अवधि में नवीनीकरण न कराने पर, फिर भूमि के उपयोग हेतु निर्धारित शर्तों के भंग होने पर और अतिक्रमण की दिशा में। फिर अवैधानिक बेदखली, यदि उपयुक्त आधारों के अतिरिक्त काश्तकार को भूमि से हटाया जाए तो इसे ही दोषपूर्ण अवैधानिक बेदखली कहते हैं। तो अवैधानिक बेदखली के विरुद्ध पीड़ित काश्तकार को निम्नलिखित अधिकार होते हैं। पहला, अवैधानिक बेदखली को रुकवाने हेतु वाद दायर करने का अधिकार। फिर भूमि पर पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए वाद कर सकता है, क्षतिपूर्ति हेतु वाद दायर कर सकता है। अब आता है भू राजस्व अधिनियम 1956। तो यह अधिनियम राज्य की भूमि पर राजस्व लगान निर्धारित करने व वसूलने हेतु सरकार को अधिकृत किया गया है। इस अधिनियम की मुख्य प्रस्तावना तो भूमि संबंधी मामलों, कानून, राजस्व और राजस्व अधिकारियों, ग्राम सेवकों की नियुक्ति, उनकी शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्धारण करना, साथ ही अभिलेखों एवं नक्शों की तैयारी करते हुए राजस्व वसूली की विधियों को निर्धारित करना। फिर राजस्व बोर्ड एवं उसके कार्य क्या हैं? तो राज्य में राजस्व संबंधित मामलों में राजस्व को निर्धारित करते एवं वसूलने हेतु अधिकृत संस्था, और इसका मुख्यालय अजमेर में स्थित है। राज्य सरकार के द्वारा राजस्व बोर्ड का गठन एवं स्थापना की जाती है, जिसमें न्यूनतम 3 व अधिकतम 20 सदस्य संशोधन के पश्चात 20 हो गए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राजस्व बोर्ड की शक्तियां व कार्य तो धारा 8 से लेकर 14 में है, और राजस्व के मामले में अपील व निर्णय का अंतरिम सुनवाई करना। राज्य राजस्व का उच्चतम न्यायालय है ये। अपील, पुनरावलोकन तथा निर्देश का आखिरी कोर्ट है ये। फिर राजस्व संबंधी मामलों पर सलाह देना, बोर्ड की क्रियाविधि निर्धारित करना, मामलों पर न्यायालय का विचार लेने की शक्ति, राजस्व को निर्धारित करने एवं वसूलने का कार्य, फिर अपने अधीनस्थ न्यायालयों व अधिकारियों की नियुक्ति करना और अन्य कार्य शक्तियां जो राज्य द्वारा निर्धारित हों। फिर अधिनियम की धारा 17 से 22 तक निम्नलिखित राजस्व अधिकारियों व न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। तो पहले आयुक्त और उपायुक्त, सह आयुक्त और बंदोबस्त आयुक्त और भू अभिलेख निदेशक, फिर अपर भू अभिलेख निदेशक, फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व, फिर एक है राजस्व अपीलीय प्राधिकरण और राजस्व बोर्ड। तो जिले स्तर पे तो राजस्व अपीलीय प्राधिकरण है और राज्य स्तर पर राजस्व बोर्ड है, ठीक है। फिर ये सब इसमें दिए हुए हैं ये अधिकारी और इन न्यायालयों के। तो नायब तहसीलदार, फिर अभिलेख निदेशक, फिर अपर भू निदेशक, और फिर भू अभिलेख निदेशक जो कि कलेक्टर है, फिर एक बंदोबस्त आयुक्त होता है और एक सह आयुक्त होता है, और एक है उपायुक्त और एक आयुक्त। फिर महत्वपूर्ण परिभाषाएं तो नजल भूमि की, किसी गांव, पंचायत, नगर पालिका, कस्बे या शहर की आबादी भूमि जो राज्य सरकार में निहित है। फिर खेबट दी 114A में, यह एक रजिस्टर होता है जिसमें सर्वेक्षण कार्य के दौरान काश्तकारों एवं कब्जादारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के हितों का उल्लेख होता है। फिर गांव के रजिस्टर तो भू अभिलेख अधिकारी के द्वारा सर्वेक्षण कार्य के दौरान तैयार की गई सूची, जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होता है। पहला, अनिश्चित कास्त वाला क्षेत्र कौन सा है। दूसरा, नदी बहाव से प्रभावित क्षेत्र। फिर वह क्षेत्र जिसका लगान पूर्णतः या आंशिक माफ कर दिया गया है। अगला है माफी रजिस्टर, तो गांव रजिस्टर हो गया। फिर माफी रजिस्टर तो ऐसे लोगों का विवरण होता है जो बिना लगान या राजस्व दिए भूमि धारण कर रहे हैं। अब खेवट में क्या है, सीमा कहाँ तक है, सीमा कहाँ तक है खेवट में, जमीन किसी की है, सीमा कहाँ तक है, किसी नेचर की है, किस नेचर की है, मतलब कृषि है या आवासीय है, इन सब का हित होता है, हित बोलते हैं, ठीक है, इन सबको हित बोलते हैं।
फिर है वाजिब उल अर्ज। वाजिब उल अर्ज, तो खेवट में जो हित की बात कर रहा था वो ये होते हैं। फिर वाजिब उल अर्ज या फिर बस्तूर गवाही क्या है, तो बंदोबस्त कार्यों के दौरान गांव के निवासियों के अधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज, जिसमें सार्वजनिक भूमि से संबंधित अधिकार व कर्तव्य, राजस्व के अतिरिक्त अन्य कोई देय कर, सिंचाई एवं रास्ते के अधिकार इत्यादि का उल्लेख होता है। अकेला जिसको भू प्रबंधन अधिकारी बनवाता है, बाकी भू अभिलेख अधिकारी बनाता है। तो इसको भू प्रबंधन अधिकारी बनाता है वाजिबुल अर्ज को, बाकी सारे भू अभिलेख अधिकारी। फिर चकबंदी क्या है, तो चक अर्थात भूमि को विभिन्न खंडों में सीमांकित करना, विभिन्न खंडों को एक भूमि में एकीकृत करना, किस और विभिन्न खंडों को किसी एक भूमि में एकीकृत करना। एजेंट वह व्यक्ति जो किसी अन्य की ओर से अधिकृत रूप में राजस्व मामलों में उपस्थित होता है। फिर नामांतरण, इससे अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो भूमि को प्राप्त करता है उसका नाम वास्तविक प्रलेखों पर दर्ज किया जाता है, जिसकी निम्नलिखित प्रक्रिया है। पहली, अंतराकर्ता अंतरणकर्ता नहीं, ट्रांसफरर या अंतरिती में से कोई भी व्यक्ति सशुल्क व लिखित आवेदन पटवारी तथा अथवा अन्य सक्षम अधिकारी को कर सकता है। तो अंतरणकर्ता या फिर अंतरिती में कोई भी सशुल्क व लिखित आवेदन पटवारी को। फिर आवेदन प्राप्ति पर पटवारी या सक्षम अधिकारी इस आशय की सूचना को प्रविष्टि करके आवेदन तहसीलदार या सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देते हैं। तो पटवारी उसको फिर क्या करता है, सूचना की प्रविष्टि करता है और तहसीलदार को स्थानांतरित करता है। फिर पूर्ण रूप से संतुष्टि होने पर तहसीलदार या सक्षम अधिकारी द्वारा अंतरणकर्ता का नाम हटा दिया जाता है और अंतरिती का नाम जोड़ दिया जाता है। फिर खसरा या खतौनी, खसरा अर्थात खेतों का रजिस्टर एवं खतौनी अर्थात काश्तकारों का रजिस्टर, जिसमें अभिधारी का नाम, सिंचाई क्षेत्र एवं साधन, खेत का क्षेत्र, मृदा का प्रकार एवं लगान से संबंधित विवरण लिखे होते हैं, वो होता है खसरा एवं खतौनी। तो खसरा अर्थात खेतों का रजिस्टर, खतौनी अर्थात काश्तकारों का रजिस्टर, जिनमें अधिवारी का नाम, सिंचाई क्षेत्र एवं साधन, फिर खेत का क्षेत्र, मृदा का प्रकार, लगान से संबंधित विवरण लिखे होते हैं। फिर अधिकार अभिलेख क्या है, अधिकार के प्रावधानों के अनुसार भू अभिलेख अधिकारी के द्वारा भूमि के संबंध में एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, जिसमें केवट, खतौनी, लगान माफी इत्यादि के विवरण दर्ज होते हैं। धारा 113, 114 में प्रावधान किए गए हैं। फिर वार्षिक अभिलेख, तो आधिकार अभिलेख के सहायक वह प्रपत्र है जिसमें भू अभिलेख अधिकारी के द्वारा भूमि के संबंध में होने वाले परिवर्तन, लगान से जुड़ी राशि, रोकड़ वसूली, रसीद, भूमि से जुड़े अधिकार व कर्तव्य इत्यादि दर्ज किए जाते हैं। अधिकार अभिलेख का वार्षिक परिवर्तन दर्ज होता है, मतलब इसमें। फिर कृषि भूमि का गैर कृषि कार्य कब उपयोग होता है, तो धारा 90 के रूपांतरण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कृषि भूमि का उपयोग केवल कृषि कार्यों हेतु ही किया जा सकता है। हालांकि निम्नलिखित शर्तों के बाद कृषि भूमि गैर कृषि भूमि हेतु काम ली जा सकती है। भूमि के रूपांतरण हेतु लिखित सशुल्क में विवरण आवेदन कलेक्टर अन्य सक्षम प्राधिकारी को आवेदन में दी गई जानकारियों से पूर्णतः संतुष्ट होने पर कलेक्टर या फिर जो भी है आवेदक से निम्नलिखित मांग सकता है, निम्नलिखित राशि मांग सक से पूर्ण संतुष्ट होने पर कलेक्टर से आवेदक से निम्नलिखित राशि मांग सकते हैं। पहली पट्टे की राशि, दूसरी प्रीमियम की राशि, तीसरी नगर सुधार कर या फिर उपयुक्त सभी। तो पट्टे की राशि, प्रीमियम की राशि और नगर सुधार कर। फिर यदि उपयुक्त शर्तों को पूरा न करने पर भी कृषि भूमि गैर कृषि कार्यों में काम ली जाए तो ऐसे कार्यों को रोका जा सकता है। फिर बकाया लगान व वसूलने की रीतियां, तो भू राजस्व राज्य सरकार की आय का एक प्रमुख आधार है। यही कारण है कि राज्य सरकार भू राजस्व की वसूली पर विशेष ध्यान देती है। इसी संदर्भ में अधिनियम की धारा 124 निम्नलिखित व्यक्तियों पर राजस्व भुगतान के कर्तव्य आरोपित करती है। पहली, भूमि के समस्त उपयोगकर्ता व संयुक्त भूमि के समस्त उपयोगकर्ताओं पर संयुक्त अथवा पृथक रूप से कानून
रूप से भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर, कानूनी रूप से भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर, फिर नोट, लगान न चुकाने की दशा में निम्नलिखित परिणाम होते हैं। लगान की राशि बकाया लगान के रूप में दर्ज की जाती है। फिर व्यतिक्रमी डिफॉल्टर, लगान व चुकाने के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है। लगान न चुकाने के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है। व्यतिक्रमी की चल संपत्तियों का विक्रय और कृषि जोत का विक्रय। फिर व्यतिक्रमी को समस्त अचल संपत्तियों का विक्रय। न्यायालय की अनुमति से सरकारी प्रमापक, तो न्यायालय की अनुमति से सरकारी प्रमापक यानी ऑफिशियल लिक्विडेटर की नियुक्ति। फिर व्यतिक्रमी की संपत्तियों की नीलामी से पूर्व सार्वजनिक सूचना दी जानी आवश्यक है। यदि नीलामी से पूर्व व्यतिक्रमी को द्वारा बकाया लगान चुका दिया जाता है तो नीलामी को रद्द किया जा सकता है। पटवारी एवं उनके कर्तव्य, तो धारा 34 के अनुसार 31 के अनुसार पटवारी की नियुक्ति जिला कलेक्टर द्वारा निम्नलिखित कर्तव्य निर्धारित हैं। जिनके निम्नलिखित कर्तव्य निर्धारित हैं, तो नियुक्ति कलेक्टर के द्वारा, जिला कलेक्टर के द्वारा। फिर वार्षिक रजिस्टर और अभिलेखों का रखरखाव करना और सुधार करना। फिर क्षेत्र विशेष में सभी भूमि धारकों एवं काश्तकारों से राजस्व एवं अन्य मांगों को संग्रहित करना। फिर अन्य कर्तव्य जो निर्धारित किए गए हैं, धारा 94 सड़क के किनारे वृक्ष सरकार में निहित होंगे एवं उनके गिरने पर उनकी लकड़ी पर सरकार का अधिकार होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पेड़ों की उपज, भाग या लकड़ी का अनधिकृत उपयोग करता है तो उसे सरकार को निर्धारित शुल्क अदा करना होगा। शुल्क राशि जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जाएगी। फिर नोट, समस्त सड़कें एवं वह भूमि जो किसी की नहीं है राज्य की होगी। और अधिनियम के में अपील के प्रावधान क्या है, तो कलेक्टर को 30 दिन में, फिर आरए को 60 दिन में और राजस्व बोर्ड को 90 दिन में। तो कलेक्टर को 30 दिन में, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी को 60 दिन में और राजस्व बोर्ड को 90 दिन में। फिर मूल आदेश के विरुद्ध अपील, तो यदि मूल आदेश तहसीलदार के द्वारा तो अपील आदेश के 30 दिन के भीतर कलेक्टर को। यदि मूल आदेश उपखंड अधिकारी या कलेक्टर द्वारा तो अपील राजस्व प्राधिकरण, राजस्व अपीलीय प्राधिकरण को, और यहाँ पे होगी। फिर अपील ये आदेश के विरुद्ध अपील, अब अपील या आदेश के विरुद्ध अपील करनी है तब, तो यदि कलेक्टर ने 60 दिन तो आरआरए, और यदि आरआरए है तो 90 दिन के अंदर राजस्व बोर्ड में। फिर सिकमी आसामी क्या है, तो सिकमी आसामी से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो भूमि के आसामी से भूमि धारण करता है और उसे किसी भी नाम से जाना जाता है, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, वो है सिकमी आसामी। फिर अब देखते हैं अपन कैसे होती है। तो तहसीलदार से कलेक्टर को 30 दिन में। फिर अधीनस्थ, और ये कोई अगर अधीनस्थ है तहसीलदार से नीचे तो वो प्रबंधक अधिकारी को 30 दिन में। और उसके एलआरओ है, तो एलआरओ अधीनस्थ, तो ये भू अभिलेख अधिकारी को 30 दिन में। फिर भू अभिलेख अधिकारी के खिलाफ जाएंगे अपन भू अभिलेख निदेशक को 60 दिन में, और भू प्रबंधन अधिकारी के विरुद्ध जाएंगे भू प्रबंध आयुक्त के खिलाफ। और फिर अगर एसडीएम या कलेक्टर है तो इसके विरुद्ध अपन जाएंगे 60 दिन में आरआरए में, और निदेशक आयुक्त है आरआरए तो इसके विरुद्ध जाएंगे अपन कहाँ पे, राजस्व बोर्ड में 90 दिन में। कब कब अपील नहीं की जा सकती, तो जब कब कब नहीं की जा सकती, जब कालातीत मामले हों, यानी कि समय निकल गया है। फिर अंतिम आदेश के खिलाफ भी अपील नहीं की जा सकती। अंतरिम आदेश यानी कि अभी प्रक्रिया में है, इसके खिलाफ भी नहीं कर सकते। और पुनरीक्षण के लिए आवेदन का अस्वीकार के विरुद्ध, तो पुनरीक्षण के खिलाफ आवेदन अस्वीकार कर दिया है तो भी अपन अपील नहीं कर सकते। फिर विधि, अब आते हैं अगले चैप्टर पे, विधि आ गई। विधि के प्रकार, तो विधि विधि मानवीय समाज में मानव समाज के बाह्य
औचित्य और बाह्य आचरण के औचित्य को निर्धारित करने के लिए राज्य द्वारा बनाए गए नियम हैं। तो मानवीय समाज में मानव के बाह्य आचरण के औचित्य को निर्धारित करने के लिए राज्य द्वारा बनाए गए नियमों का समूह कुछ करने न करने का आदेश देता है, और अवहेलना पे दंड। फिर ऐसे नियम जिनसे मनुष्य के कार्य संचालित होते हैं, हुकर के अनुसार। हॉलैंड के अनुसार विधि से तात्पर्य मानवीय कार्यों के उन नियमों से हैं जिनकी अभिव्यक्ति मनुष्य के बाह्य आचरण से होती है, एवं ऐसे नियम किसी सुनिश्चित प्राधिकारी द्वारा लागू किए जाते हैं। फिर सामान्य विधि से तात्पर्य नागरिक विधि से है, जो राज्य द्वारा नागरिकों पर लागू की जाती है। फिर विधि के लक्षण नियमों के समूह होते हैं, आदेशात्मक होते हैं, बाह्य आचरण का औचित्य निर्धारित करते हैं, दंड अनिवार्य तत्व है, एक रूपता होती है, और अनभिज्ञता अक्षम्य है। दोष लोचशीलता का अभाव है, रूढ़िवादिता होती है, विधि के जड़ें परंपरा से जुड़ी होती हैं, अत्यधिक औपचारिक होती हैं, और जटिल भाषा होती है। फिर विधि के प्रकार, तो प्राकृतिक विधि प्राकृतिक सिद्धांतों पर उचित अनुचित आचरण की व्याख्या करती है। फिर धार्मिक विधि जैसे हिंदू विधि, संवैधानिक विधि होती है। फिर एक नागरिक विधि होती है, जो राष्ट्र की व्यवस्थाओं के आधार पर नागरिकों के संबंध में लागू नियम। और अभिसाम्य विधि ऐसे नियम जो व्यक्तियों के द्वारा स्वेच्छा से एक दूसरे के आचरण को निर्धारित करने वाले होते हैं, उदाहरण क्लब सोसाइटी के। फिर होते हैं तकनीकी विधि, तो व्यवहारिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बनाए गए नियम, व्यापार पेशे के नियम। फिर अंतर्राष्ट्रीय विधि, जो प्राचीन विधि शास्त्र का धूमिल बिंदु बताते हैं। फिर कब्जा एवं स्वामित्व, तो व्यक्ति का वस्तु पर भौतिक नियंत्रण ही कब्जा है, फ्रेडरिक पोलक के अनुसार। फिर व्यक्ति एवं वस्तु के मध्य जो निरंतर संबंध रहता है, कब्जा कहलाता है, और इसमें निरंतर हक जताने प्लस उपयोग का अनन्य अधिकार होता है, सामंड के अनुसार। तो ये किसने था? सामंड के अनुसार व्यक्ति एवं वस्तु के मध्य निरंतर संबंध होता है, कब्जा, और निरंतर हक जताने प्लस उपयोग का अनन्य अधिकार होता है, सामंड के अनुसार। फिर कब्जे का सार तत्व है कि यह कब्जाधारी अपने भौतिक बल के आधार पर अन्य व्यक्तियों को कब्जाधीन वस्तु के उपयोग से वंचित रख सकता है, सेवेनी के अनुसार। फिर लक्षण क्या होते हैं? व्यक्ति व वस्तु आवश्यक है, निरंतर संबंध भी आवश्यक है, भौतिक नियंत्रण होना चाहिए। फिर सेवेनी का कब्जा सिद्धांत क्या है? तो कब्जे के दोनों तत्वों की आवश्यकता है, एक भी तत्व अनुपस्थित तो कब्जा नहीं। तो पहला है काय और दूसरा है धारणाशय। काय यानी भौतिक नियंत्रण, धारणाशय ने मानसिक इच्छा। फिर आलोचना क्या है? काय की अनुपस्थिति में भी कब्जा सिद्ध कर सकती है, जैसे कमरे पे सामान रखकर ताला लगा के जाने पर भी कब्जा। फिर इयरिंग का कब्जा सिद्धांत, तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है, किसी भी व्यक्ति का वस्तु के प्रति स्वामी की भांति संबंध प्रतीत हो तो यह माना जाएगी वह कब्जाधारी भी है, अर्थात स्वामित्व के अधीन वस्तुओं पर व्यक्ति का अधिकार ही कब्जा है। फिर धारणा से पूरक तत्व है इसके अनुसार, हियरिंग के अनुसार। सामंत का कब्जा सिद्धांत, तो संपत्ति मूर्त और अमूर्त हो सकती है, मूर्त काय धारणा से हो सकती है और अमूर्त में सिर्फ धारणा से होते हैं। तो धारणा से वे व्यक्ति व वस्तु के मध्य निरंतर संबंधी कब्जा सिद्ध बनाते हैं। नहीं, धारणा से वे व्यक्ति व वस्तु के मध्य निरंतर संबंधी कब्जा सिद्ध करते हैं। फिर कांट का कब्जा सिद्धांत क्या कहता है? तो व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है, इच्छा का भाव होता है, किसी भी वस्तु पर नियंत्रण लेना करना चाहता है, और इच्छा की अभिव्यक्ति मात्र है ये। तो कांट के अनुसार कब्जा इच्छा की अभिव्यक्ति मात्र है। हॉलैंड का कब्जा सिद्धांत, हॉलैंड समाज की शांति व्यवस्था पर आधारित है, विधि के नियम से वस्तु पर आधिपत्य करना ही कब्जा है। फिर होम का कब्जा सिद्धांत क्या है? तो सेवनी के समान, होम का कब्जा सिद्धांत सेवनी के समान है। फिर कब्जा के प्रकार क्या है? तो मूर्त और अमूर्त हो सकता है। मूर्त और अमूर्त में संपत्तियों के आधार पर भौतिक मूर्त पर कब्जा, भौतिक यानी मूर्त कब्जा, और अमूर्त होता है जिस पे हम कब्जा नहीं कर सकते, भौतिक नहीं होती। फिर है विधिक एवं तथ्य, तो विधिक संरक्षण एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, और जैसे दर्जी का कपड़ों पर संपत्ति पर स्वामी का कब्जा। तो जैसे विधिक में तो विधिक संरक्षण होता है, जैसे संपत्ति का स्वामी, और प्रत्यक्ष का क्या होता है? जैसे कि
प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है दर्जी का कपड़ों पर। फिर तात्कालिक व मध्यवर्ती, तो सामंत ऐसा कब्जा जो व्यक्ति स्वयं प्रत्यक्ष अर्जित करे दूसरे लोगों के माध्यम से। तो तात्कालिक और मध्यवर्ती, तो तात्कालिक तो स्वयं अर्जित करे, और एक होता है मध्यवर्ती जो दूसरों के सहयोग से करे। फिर आभासी, तो व्यक्ति आभासी कब्जा कि व्यक्ति का स्वामी न होते हुए भी लाभों का हकदार होना, ऐसा नियंत्रण, जैसे किसी अन्य के खेत से स्वयं के खेत में जाना। फिर है प्रतिकूल कब्जा, कोई व्यक्ति किसी अन्य की ओर से कब्जा रखता है, बाद में स्वयं को वास्तविक कब्जादारी बताकर हक जताए। इस प्रकार हथियाया गया कब्जा प्रतिकूल कब्जा कहलाता है। फिर कब्जे का अर्जन कैसे किया जाता है, तो ग्रहण के द्वारा, टेकिंग, तो पूर्ववर्ती कब्जादारी की अनुमति के बिना, चोरी करके या अतिक्रमण करके। फिर होता है सुपुर्दगी के द्वारा, तो इसमें होता है एक वास्तविक और एक रचनात्मक। तो इसमें वास्तविक में पूर्ववर्ती कब्जादारी द्वारा मूल संपत्ति हस्तांतरण कर दी जाए जैसे मकान, और रचनात्मक में संपत्ति के शीर्षक के हस्तांतरण से जैसे मकान की चाबी। फिर विधि के प्रवर्तन द्वारा, तो उत्तराधिकारी संपत्ति पर कब्जा। फिर भारतीय विधि में कब्जे की स्थिति क्या है, तो आईपीसी 1860 बलपूर्वक अन्य की संपत्ति पर कब्जा अतिक्रमण का दोषी मानती है, सजा का हकदार है। फिर परिसीमा अधिनियम 1963, यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का स्थायी स्वामी न होते हुए भी उस संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करे, सतत व निर्बाध हो, तो एक अवधि के बाद उसका कब्जा स्वामी के समक्ष होता है। फिर लल्लू यशवंत सिंह बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किराएदार को जबरन हटाया नहीं जा सकता। फिर स्वामित्व, तो पौलक किसी वस्तु के प्रति विधि द्वारा प्रदत्त उपयोग व व्ययन शक्ति की संपूर्णता कब्जा है। फिर ऑस्टिन के अनुसार किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्ययन की दृष्टि से अबाधित और अवधि की दृष्टि से असीमित है। फिर सामंत के अनुसार किसी व्यक्ति का वस्तु पर स्वामित्व व्यक्ति व वस्तु के मध्य वास्तविक संबंध का प्रतीक है, व्यक्ति वस्तु के परस्पर संबंध का प्रतीक। फिर हॉलैंड, किसी वस्तु पर व्यक्ति का पूर्ण नियंत्रण होना। तो विभिन्न अधिकारों का समूह स्वामित्व है, जैसे उपयोग करने का अधिकार, फिर कब्जे का अधिकार और हस्तांतरण व व्ययन का अधिकार। स्वामित्व प्राप्ति के तरीके, तो मनुस्मृति ने बताया ग्रहण, विजय, दान, बंटवारा, लाभ, क्रय। फिर वर्तमान विधि के अनुसार प्रतिफल रहित यानी दान, प्रतिफल सहित यानी विक्रय, और स्वतंत्र सहमति से हस्तांतरण, स्वतंत्र सहमति से हस्तांतरण है। और निम्न से प्रभावित ना हो, जैसे कि भूल, मिथ्या वर्णन, उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट। फिर प्रकार कैसे होते हैं, मूर्त या अमूर्त, ये बताएं सामंत द्वारा। फिर एकल व सह, जिसमें एक में निहित है या दो से अधिक में है। फिर पूर्ण एवं सीमित, तो समस्त अधिकार बिना सीमा के, तो समय की संपत्ति, और विशेष अधिकार का ही अर्जन हो तो वो है सीमित। ठीक है, तो और एक होता है एक होता है समाग्रित एवं संपूर्ण निहित, तो स्वामित्व प्राप्ति की समस्त शर्तों को पूरा करने पर स्वामित्व मिलता हो तो उसे संपूर्ण निहित कहते हैं। किसी घटना के घटित होने पर मिलता है तो उसको समाहित कहते हैं, समाहित। फिर स्वामित्व व कब्जे में अंतर, तो भौतिक नियंत्रण, कब्जा भौतिक होता है और वास्तविक नियंत्रण होता है स्वामित्व। कब्जे का हस्तांतरण सरल है, कब्जा स्वामित्व का आभास दिलाता है, स्वामित्व वास्तविक होता है, स्वामी में कब्जा निहित है, कब्जे में स्वामित्व भी हो सकता है परंतु। फिर स्वामित्व के अधिकार की समाप्ति कब्जे के अधिकार को समाप्त कर सकते हैं। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया प्रमाण है पर अकाट्य नहीं है। स्वामित्व के संबंध में महात्मा गांधी के विचार न्यायधारिता के लिए थे, न्यायधारिता को सपोर्ट करते हैं। फिर रास्को पाउंड, विधि व नैतिकता का उद्गम एक विकास प्रक्रिया मित्र है, विधि बाह्य आचरण को कंट्रोल करती है, नैतिकता अंतरात्मा, विधि में दंड होता है। फिर विधिक अधिकार, कर्तव्य और दायित्व, तो अधिकार क्या है, शक्ति व सामर्थ्य का प्रतीक है, उच्च अधीनस्थ को बाध्य करे। फिर ऑस्टिन के अनुसार किसी अन्य को कर्तव्य पालन हेतु बाध्य करने की शक्ति। सामान्य के अनुसार विधि द्वारा कुछ करने हेतु बाध्य करने की शक्ति ही
तो विधि द्वारा मान्य संरक्षित को विधि द्वारा मान्य संरक्षित अधिकार को परिभाषा कहा है उसने, ठीक है। ये फिर है हॉलैंड। हॉलैंड ने राज्य की अनुमति एवं सहयोग के द्वारा दूसरों के कार्य को नियंत्रित करने की शक्ति। फिर लक्षण क्या है, तो शक्ति से संबंधित होता है, अधिकार संपन्न, उच्चस्थ होता है। प्रत्येक अधिकार के साथ सहवर्ती कर्तव्य भी होते हैं, अधिकार के साथ उपचार भी होता है। फिर प्रकार, मौलिक अधिकार तो संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं, सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है। फिर लोकलक्षी तो किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध होते हैं, नहीं सॉरी ये व्यक्ति लक्षी तो किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध, इंडिविजुअल, जस्ट इन पर्सन। फिर लोकलक्षी तो ये संपूर्ण विश्व के विरुद्ध होते हैं, समय की संपत्ति पर प्राण प्राप्त, ये जैसे हो गया एग्जाम्पल स्वयं की संपत्ति पर प्राप्त। और व्यक्ति लक्ष्य का उदाहरण हो गया गुजारा भत्ता। फिर है सकारात्मक व नकारात्मक अधिकारी तो ये क्या है, कार्य की प्रकृति, सकारात्मक कार्य करवाने का अधिकार है और नकारात्मक प्रकृति के कार्य करवाने और नकारात्मक प्रवृत्ति के कार्य रुकवाने का अधिकार। तो सकारात्मक नकारात्मक अधिकारी तो कार्य की प्रकृति, इसमें सकारात्मक कार्य करवाने का अधिकार हो तो वो सकारात्मक है, नकारात्मक प्रकृति के हो गए जिनको नकारात्मक प्रवृत्ति के कार्य रुकवाने का अधिकार। फिर पूर्ण व संयोगिक अधिकार तो इसके अनुसार अधिकार जो बिना शर्त प्राप्त हो वो है पूर्ण, और संयोगिक जो किसी घटना या घटने पे हो प्राप्त हो तो वो है संयोगिक, जैसे बीमा से प्राप्त संयोगिक। फिर अपूर्ण अधिकार जिन्हें विधि मानती है पर उपचार नहीं है, जैसे सबका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार का अधिकार। फिर है सांपितिक व पर सांपितिक तो समय की संपत्ति पे प्राप्त अधिकार और अन्य की ऋण, जैसे कि अन्य की ऋण प्रदाता ऋणी के संपत्ति बिकवाने का अधिकार, ये हो गया पर सांपितिक। अन्य की संपत्ति पे अधिकार वो हो गया पर सांपितिक, जैसे ऋण प्रदाता ऋणी की संपत्ति बिकवाने का अधिकार रखता है। फिर लोक अधिकार व निजी अधिकार तो राज्य में निहित होते हैं और राज्य में लोक प्रतिनिधि की हैसियत से प्रजा के हित में इनका प्रयोग किया जाता है। फिर अधिकार के तत्व क्या होते हैं, तो हकदार व्यक्ति होता है, अधिकार से आवद्ध व्यक्ति होता है जिनके खिलाफ होते हैं। फिर विषय वस्तु होती है, अधिकार का हक पट्टा, और अधिकार की अंतर वस्तु होती है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्या क्या कर सकते हैं। फिर विधिक अधिकार से संबंधित मान्यता क्या है, प्रत्येक अधिकार विधि द्वारा संरक्षित होता है परंतु अपूर्ण अधिकार में लागू नहीं है ये बात। फिर अधिकार में इच्छा अनिवार्य तत्व है डगलस होम के अनुसार, परंतु सामाजिक एकता के प्रतीक इनको त्याग नहीं कर सकते, परंतु यूथेनेसिया एक सामाजिक एकता के प्रतीक। फिर कर्तव्य क्या है, सामान्य जब कोई उच्चस्थ व्यक्ति अधीनस्थ को जिन कार्यों के लिए बाध्य करता है वही अधीनस्थ के कर्तव्य कहलाते हैं। फिर अधिकार वर्सेस कर्तव्य तो उच्चस्थ भावना व अधीनस्थ भावना होती है, शक्ति सामर्थ्य दायित्व होते हैं, इनमें शक्ति होती है अधिकार में, उसमें दायित्व होते हैं। फिर अधिकार विधि संरक्षित हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, पर कर्तव्य संरक्षित हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, पर अधिकार तो विधि संरक्षित होते हैं। फिर अधिकारों की समाप्ति कर्तव्य की स्वयं समाप्ति करती है परंतु उल्टा नहीं है। प्रकार तो सकारात्मक व नकारात्मक, सकारात्मक जो आवद्ध व्यक्ति को कुछ करने हेतु बाध्य करें, और नकारात्मक जो आबद्ध व्यक्ति को कुछ न करने से बाध्य करें। फिर है सापेक्ष तो ये होते हैं इनके अपकार पे कुछ और इन पे दंड मिलता है निरपेक्ष पे। तो सापेक्ष में सहवर्ती अधिकार होते हैं पर निरपेक्ष में सहवर्ती अधिकार नहीं होते हैं। फिर दायित्व तो ऑस्टिन कर्तव्य भंग के पश्चात जिस कार्य के लिए व्यक्ति को उत्तरदायी बनाया जा सकता है वही उसका दायित्व है। फिर फ्रेडरिक पॉलक के अनुसार कर्तव्य कार्य प्रगति अक्सर कर्तव्य कार्य प्रगति अनुसार निर्धारित, जबकि दायित्व कर्तव्य भंग होने के बाद दायित्व कर्तव्य का अगला चरण है। सामान्य दायित्व आवश्यकता का ऐसा बंधन है जो दोषकर्ता अपकर्ता और उसके द्वारा किए गए दोष अपकार के उपचार के बीच विद्यमान है।
फिर प्रकार, तो दीवानी व आपराधिक दायित्व। तो दीवानी कर्तव्य भंग होने पे होते हैं, जैसे अनुबंध। फिर निरपेक्ष कर्तव्य भंग होने पे, जैसे कर ना चुकाना, ये आपराधिक है, इन पे दंड मिलता है, ठीक है। फिर कठोर एवं प्रतिनिधित्व, तो कर्तव्य भंग की स्थिति में आदेश देने वाला कठोर, और दायित्व तथा कर्तव्य भंग करने वाला प्रतिनिधित्वात्मक। फिर क्या सरकारी कर्मी के कर्तव्य भंग पर नियोक्ता उत्तरदायी? तो ब्रिटिश विधि में नहीं, भारतीय विधि में हाँ। यदि किया गया कार्य कर्मचारी के वास्तविक कार्य से संबंधित हो, आदेश नियोक्ता ने दिया हो, कर्तव्य भंग की जानकारी नियोक्ता को हो। फिर दुष्कृति यानी शासक्ति दायित्व, तो प्रतिवादी द्वारा किया गया कृत्य, भूल, जिसके वादी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो, दुष्कृति है, जिससे प्रतिवादी का दायित्व शासक्तिक दायित्व कहलाता है। फिर आवश्यक तत्व विधि द्वारा वर्गीकृत या बाह्य कृत्य होता है। फिर आपराधिक मस्तिष्क। फिर असावधानिक का सिद्धांत, तो विधि अपेक्षा पूर्ण पूर्व पूर्ण सावधानी, कर्तव्य पालन, यदि असावधानी से कर्तव्य करे तब भी दोषी। प्रत्येक बुरा कार्य दुष्कृति नहीं, लेकिन प्रत्येक दुष्कृति बुरा कार्य है। फिर व्यक्तित्व, तो विधि द्वारा निर्मित इकाई जिस पर विधि अधिकार कर्तव्य आरोपित करती है, व्यक्तित्व है। सामंड, वह जिसे विधि के अंतर्गत अधिकार व कर्तव्य प्राप्त हो, विधिक व्यक्ति कहलाता है। फिर ऑस्टिन, विधिक अधिकारों एवं कर्तव्य से विधि की नज़र में जो बनने वाली पहचान व्यक्ति कहलाती है, व्यक्तित्व। फिर वेल्सन के अनुसार विधिक व्यक्ति एक मिथक है, अधिकार कर्तव्य से अधिक कुछ नहीं होता। फिर विधिक व्यक्ति के प्रकार, तो निगम, संस्था, संपदा। और निगम एकल भी हो सकते हैं, समामेलित भी हो सकते हैं। फिर प्राकृतिक व्यक्ति, तो प्रत्येक जीवित व्यक्ति अधिकार व प्लस कर्तव्य होते हैं। भारतीय विधि में कुछ अपवाद हैं, जैसे अजन्मा बालक, सब देवी देवताएं, देव देवी की प्रतिमाएं। फिर कृत्रिम व्यक्ति, जो निर्जीव किंतु विधिक अधिकार प्राप्त हों, जैसे एकल, जैसे कंपनी होगी, कंपनी के दो प्रकार होते हैं, एकल पद और समामेलित निगम। तो एकल पद, ये एक के बाद एक आने वाले व्यक्तियों की नियमित श्रृंखला, जिनमें एक समय पर एक ही रहता है, सम्राट, राष्ट्रपति और मंत्री, ये हो गए एकल पद। फिर है समामिलित निगम, तो सामान्य के अनुसार किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु संगठित सह विद्यमान व्यक्तियों का समूह। पंजीकृत संस्थाएं, कंपनी हो सकती हैं। लक्षण है, इनका पृथक अस्तित्व होता है, पंजीकृत आवश्यक है, वाद दायर कर सकते हैं, संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, हस्तांतरण भी संभव है। फिर सार मुद्रा ही हस्ताक्षर है इनका, और यह आवश्यक नहीं कि कृत्रिम व्यक्ति अधिकार प्राकृतिक हो। फिर नागरिक नहीं, विवाहित नहीं, ठीक है, शाश्वत, ये शाश्वत होते हैं और कभी मरते भी नहीं हैं। फिर पर्दे के पीछे, पर्दे की पर्दे की तरह कार्य करता है, ये पर्दे की तरह कार्य करता है, मालिकों की रक्षा करता है। फिर आपराधिक दायित्व भी होते हैं, जैसे संचालक मंडल प्रबंधक उत्तरदायी। मुक्ति संभव यदि किए गए कार्य की जानकारी नहीं, कर्तव्य भंग रोकने का भरसक प्रयास किया हो, या कार्य अधिकार क्षेत्र से बाहर हो।